आप सभी को नमन करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ, श्रद्धेय महामहिम जी को नमन करता हूँ। बहुत मन से आप कार्यक्रम सुन रहे हैं शुरू से ही, इसलिए आपको डॉक्टर वारिजा जी को विशेष बधाई देता हूँ मैं इतना श्रेष्ठ आयोजन जोड़ने के लिए। अभी लंबी यात्रा की दिल्ली से, पॉपुलर भाई साथ बैठे हुए थे साहब, इन्होंने क्या रास्ते में आनंद दिए, बड़े हाजिर जवाब आदमी है ये। बता रहे थे अपने किस्से के, एक बार ये हवाई जहाज़ में चढ़ रहे थे, तभी इनके कानों में आकाशवाणी हुई, इस हवाई जहाज़ में मत चढ़ना, ये क्रैश हो जाएगा। डर गए, रेल में चढ़ने लगे, फिर आकाशवाणी हुई, इस रेल में मत चढ़ना, ये पटरी से उतर जाएगी, फिर डर गए। बस में चढ़ने लगे, फिर आवाज़ आई, इस बस में मत चढ़ना, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। इन्होंने ऊपर की तरफ देखा और पूछा, भाई तू चीज़ क्या है जो मुझे बार बार टोक रही है? ऊपर से फिर आवाज़ आई, मैं एक रूहानी ताकत हूँ जो हर हाल में तुम्हारी रक्षा करना चाहती हूँ। इन्होंने तुरंत कहा, तो ओ रूहानी ताकत, तू उस दिन कहाँ मर गई थी जिस दिन मैं घोड़ी पर चढ़ रहा था? ये स्थितियाँ हो जाती है। एक निवेदन मैं आपसे कर दूं, जो बात आपको अच्छी लगे तालियां जरूर बजाएं। वो क्या है कि आजकल आपकी तालियां हमारे लिए 10वें सिलेंडर का काम कर रही हैं। पूरा सदन एक बार मिलकर बजा दे, ताकि हाँ ये वाला काम चाहिए। साहब, पति पत्नी संबंधों की बात कर रहा था मैं। मेरा तो एक दोस्त है, बेचारा पति है, हालांकि बेचारा कह लो या पति कह लो एक ही बात है। हाँ वही कह रहा हूँ जी मैं, एक ही बात है। बहुत परेशान था पिछले दिनों, मेरे पास आया, बोला वेद भाई क्या करूं, पत्नी आजकल मेकअप पर इतना खर्चा कर रही है कि उसके मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने कहा यार तू पत्नी को मेकअप का खर्चा मत दिया कर। बोला फिर बिना मेकअप के पत्नी बर्दाश्त नहीं होती। अजीब स्थिति है जी। अच्छा, वो एक पति का आत्महत्या करने का मन कर रहा था, तो उसने कुछ नहीं किया, अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया। अदालत में केस चल गया, तो वकील ने उसकी तरफ इशारा करके कहा कि जज साहब, जो आदमी अपनी घरवाली को पीट सकता हो उसके साथ किसी तरह की हमदर्दी नहीं बरती जा सकती। तो वो आदमी कटघरे में से खुद ही बोल पड़ा, बोला जो आदमी अपनी घरवाली को पीट सकता हो ना, उसे इन टुच्ची हमदर्दियों की जरूरत भी नहीं है। ये स्थितियाँ हो जाती हैं। लीजिए, मैं अपने समय का ध्यान रखूंगा। श्रेष्ठ क्रम यहाँ पर डॉक्टर वारिजा जी ने जोड़ा है। आपको कविताओं से जोड़ता हूँ, आपको जोड़ने के लिए कुछ बातें कही थी। एक काला आदमी, देखिए उसका कालापन बताने के लिए मैंने कितनी काली शाही खर्च की है। इसकी एक एक पंक्ति, एक एक संबोधन का आप आनंद लेंगे, और जो बात आपको अच्छी लगेगी ऐसे अपनी प्रतिक्रिया देंगे जैसे दे रहे हैं। एक काला आदमी, बहुत ही काला, काला शाह, सुपर काला, जेट ब्लैक, डबल अफ्रीकन, एल्डर सन ऑफ अमावस, औंधे तवे का ताऊ, पहाड़ी कौवे का परदादा, कोयल संप्रदाय का दादू, बंगाल का काला जादू, तारकोल जिसके पैरों में भक्ति भाव से पसरता हो, कोयला जिसका रूप रंग देखकर सदियों तक, जिसका रूप रंग पाने के लिए सदियों तक जमीन के नीचे बैठकर तपस्या करता हो। जिस दिन उस कालानुभाव के दर्शन हुए जमीन थमी रह गई। अब इससे ज्यादा और क्या कहूं, इतना कहने के बाद भी मेरे पास शब्दों की कमी रह गई। शादी होते ही माँ बाप को धक्के देकर बाहर निकाल देने वाली औलाद जैसा कपूत, कुल मिलाकर इतना काला जितनी किसी भ्रष्ट नेता की करतूत। कुल मिलाकर इतना काला जितनी किसी भ्रष्ट नेता की करतूत। एक दुकान पर गया, ना शर्म ना हया, बोला फेयर एंड लवली है। दुकानदार ने कहा नहीं, तो कहने लगा फेयरनेस जैसी कोई और क्रीम सही। दुकानदार बोला वो भी नहीं, तो बोला कोई और।
और इस बार भी जब गर्दन दुकानदार ने इनकार में हिलाई तो कहने लगा फिर चेरी ब्लॉसम दे दे, कम से कम चमक तो बनी रहेगी भाई। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊं, पीछे दशहरा गया है, दशहरा पर रावण दिल्ली आया। हाँ, मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं, बिल्कुल एकदम सच्ची बात है भाई। भाई कसम इंडिया टीवी की एकदम सही बात है। हाँ, तो उस बेचारे का क्या हाल हुआ, वो किस संगत में फंस गया दिल्ली आकर। क्योंकि होता क्या, कई बार आदमी गलत संगत में भी फंस जाता है। मुझे तो ध्यान है, एक आदमी बहुत ज़्यादा पीकर गिरता पड़ता हुआ घर पहुंचा। अगले दिन पत्नी ने पूछ लिया, कल कहाँ से इतनी पीकर आया था? बोला कुछ नहीं, कल मैं गलत संगत में फंस गया था। पत्नी ने पूछा किनके साथ बैठ लिया? बोला हम 4 दोस्त थे, 1 बोतल थी, 3 पीते नहीं थे। तो आदमी ऐसी गलत संगत में भी फंस जाता है कई बार। अच्छा, वो मुझे पीने वालों से ध्यान आया जी। 4 पियक्कड़ एक मुर्दे को कब्रिस्तान में ले जा रहे थे। एक का पांव एक कब्र के ऊपर पड़ गया तो दूसरे ने टोक दिया, बोला अरे देख के चल, नीचे मुर्दा है। पहले वाला बोला फिर ऊपर भी हमने कौन सा वर्ल्ड कप उठा रखा है। ये स्थितियां हो जाती हैं मित्रों। आवागमन लगा हुआ है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। जो आ रहे हैं उनकी तो कोई बात नहीं, जा रहे हैं उनको कौन रोक सका है। साइंस भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, वो भी बस आने वाले को रोक सकती है। तो रावण का जो दिल्ली आकर हाल हुआ, सुनिए और आनंद लीजिए। लोग ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे नेता आजकल रावण को भी मात कर रहे हैं। ये बात उड़ते उड़ते रावण तक पहुंची तो रावण बौखला गया। अपने से भी बड़े राक्षसों के दर्शन करने वो लंकापति, वो दशानन आनन फानन में सीधा दिल्ली आ गया। अपने से भी बड़े महारथियों के दर्शन करने वो लंकापति, वो दशानन आनन फानन में सीधा दिल्ली आ गया। स्टेशन से बाहर आते आते घटना घट चुकी थी। टैक्सी करने के पैसे भी नहीं बचे थे, अगले की जेब कट चुकी थी। निराश मायूस लंकेश, चेहरे पे उदासी, मन में क्लेश लिए वो मुझसे टकराया। बोला भाई साहब, आप भारतीयों के हाथ जोड़ते हैं, आपकी तरक्की देखकर तो हम भी शर्मा गए। त्रेता में नाक काटने से चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। त्रेता में नाक काटने से चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। वो तो भला हो मंदोदरी का 100 का नोट अलग से अंटी में फंसा दिया था, वरना खाने के भी पैसे नहीं बचते, मुझे तो मरवा दिया था। मुझे क्या पता था सीता को चुराकर राम का दिल दुखाने के मुझे ये फल भोगने पड़ेंगे कि मैं फलों को तरफ जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा इन 100 रुपए में मैं भला क्या खाना खाऊंगा। मैंने कहा राम को क्यों इल्जाम दे रहे हैं, राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। और मित्रों, अगर अगली पंक्तियां आप तक पहुंचे तो फिर पूरे सदन का मुझे भरपूर तालियों से समर्थन चाहिए। मैंने कहा राम को क्यों इल्जाम दे रहे हैं, राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। वो त्रेता होगा जहां राम को सताने पर मातम पुरसी मिलती है। ये कलयुग है रावण डार्लिंग, यहां राम को सताओगे तो कुर्सी मिलती है। और रही बात खाना खाने की, तो चिंता मत कर, सामने ढाबे में 70-80 रुपए में बहुत बढ़िया थाली मिल जाएगी, तेरी तबीयत खिल जाएगी। जा, मैं इंतजार कर रहा हूं, तू खाकर आ। रावण ढाबे में गया और जब बाहर आया तो अगले के कपड़े और मुंह दोनों उतरे हुए थे। मैंने कहा क्यों रावण, कपड़े क्यों उतार लिए? बोला उतार नहीं लिए, ढाबे वाले ने उतरवा लिए। मैंने कहा तुम्हारे पास तो 100 रुपए का नोट था। सुनकर रावण रुआं सा हो गया, पर किसी तरह अपने आंसू रोक लिए। कहने लगा मैं क्या करता, अगले ने 70 रुपए पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए। अगले ने 70 रुपए पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए, पर अब मुझे कोई गिला नहीं है।
अब मैं ये ही सोचकर नहीं रोता कि जिन नेताओं के दर्शन करने के चक्कर में मेरा ये हाल हो गया, अगर सच में उनके दर्शन हो गए होते तो मेरा क्या हाल होता, तो मेरा क्या हाल होता, तो मेरा क्या हाल होता। और मित्रों लीजिए, एक और विशेष कविता सुनाकर मैं अपना स्थान लूँगा। एक देश की बहुत बड़ी समस्या पर मैंने एक कविता लिखी है जिससे पूरा देश आजकल ग्रस्त है। श्रद्धेय महामहिम जी कह भी रहे थे कि कवियों का काम है इंसानियत के बीच में से जहर निकालने का। थोड़ा सा प्रयास मैंने किया है, अगर आप तक पहुँचे तो। मैंने मिलावट के विरुद्ध में एक कविता लिखी है। कविता का शीर्षक है मिलावट की खिलावट। लेकिन आप इस तरह सीरियस ना हो, विशुद्ध हास्य व्यंग की कविता है, भरपूर मजा ये आपको देगी और मेरा दावा है ये आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि ये आपको सिर्फ सुननी है, खानी नहीं है। मैंने भी इसमें केवल शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो भी बिना चुपड़े। मैं तो दिल्ली में आ रहा था, अभी एक जगह मुझे पुलिस कैश पोस्ट पर रोक लिया। हाँ, मैं चेक पोस्ट इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो चेक नहीं लेते थे। उनका तो सीधा काम था, मुझे रोककर मेरा नाम पूछ लिया, मैंने बता दिया वेद प्रकाश। नाम सुनकर उन्हें ये लगा ये कोई बाबा बाबा होगा, क्योंकि बाबा उन दिनों पकड़े भी ऐसे ही जा रहे थे जैसे घी के टीन और कनस्तर। तो वहाँ से इस कविता की जमीन मिली, इस कविता का प्लॉट मिला, मिलावट की खिलावट। आपको सुनाता हूँ। देश के विकास के लिए नई पीढ़ी को नई राह दिखानी थी, वेस्ट से बेस्ट यानी फेंकने वाली चीजें काम में लानी थी। पर लालच के अंधेपन में हम सब सपनों को कुतर आए, कचरे से बिजली बनाने चले थे और लीद से धनिया बनाने पर उतर आए। लीद से धनिया बनाने पर उतर आए। देखकर विकास की ऐसी गाथा मैंने पकड़ लिया माथा कि क्या करे इन गद्दारों का। जितना डर नहीं था महावीर के जमाने में हत्यारों का, जितना डर नहीं था बुद्ध के जमाने में चोरों का, जितना डर नहीं था गांधी के जमाने में गोरों का, उससे ज्यादा डर हो गया है आज मिलावटखोरों का। गोंद है चिपकता नहीं है, गोंद है चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है। मैं आपको बताऊं, मुझे तो श्रद्धेय अशोक जी मिल गए थे पिछले दिनों। मैंने परेशान से थे, मैंने पूछ लिया जी क्यों परेशान हो। कहने लगे वेद कुछ नहीं, कीड़े मारने की दवाई लेकर आया था, उसमें भी कीड़े पड़ गए। हालत ये हो गई, मैंने तो किसी की 2 पंक्तियां सुनी टीवी पर पिछले दिनों। मेरी खुदकुशी के चर्चे थे रात भर शहर में, सुबह उठे तो पता लगा मिलावट थी जहर में। और साहब किसी और की छोड़िए, मैंने तो खुद अपनी 2 पंक्तियां किसी और के मुंह से सुनी। हाँ, मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं आपका। वो डॉक्टर साहब, मैंने कवि सम्मेलन का औचक निरीक्षण कर लिया, वहां सुनिए, आप भी आनंद लें। वीर रस और हास्य रस की मिली जुली पंक्तियां हैं, भरपूर आनंद आपको आएगा। जो ना घबराए कभी बंदूक तलवार या कराटे से, ऐसे वीर मर गए केवल कूटू के आटे से। ये हालत हो गई, तब लिखना पड़ा। गोंद है चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है, चीनी है मिठास नहीं है, इमली है खटास नहीं है, फल है स्वाद नहीं है, फसल में असली खाद नहीं है, कविता है पर आपकी दाद नहीं है। फसल में असली खाद नहीं है, चावल में सौंधी भाप नहीं है। ये मिलावटखोर पिता तो हैं, पर लगता है अपने बच्चों के असली बाप नहीं है। और मातृशक्ति यहां बैठी है तब कहना चाहता हूं, कविता की महीन पंक्तियां। मां परेशान है कि अब मिर्च से नजर नहीं उतरती है। मां परेशान है कि अब मिर्च से नजर नहीं उतरती है, दुल्हन पर हल्दी भी असर नहीं करती है।
उबटन से उबकाई आती है और मिलावट की हद है। हवन में भी 5 फल नहीं, उनकी पुरानी फोटो रखवाई जाती है। और कविता की पंक्तियां अगर आप तक पहुंचे तो फिर भरपूर समर्थन आप मुझे दें। इस मिलावट के हमने ऐसे ऐसे चमत्कार भुगते हैं, काली मिर्च बो तो पपीते उगते हैं। पत्नी ने कहा, सुनो जी, घर में रबर बैंड नहीं है, बालों में क्या डालें? मैंने कहा, फ्रिज में पनीर पड़ा है, उसके बना ले। दिल्ली में सरकार ने पॉलीथीन पर बैन लगाया तो मित्र के हाथ में पॉलीथीन देखकर मैंने उसे समझाया, अब इसका इस्तेमाल बंद कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसने कहा, गौर से देख, यह पॉलीथीन नहीं है, दूध की जमी हुई मलाई है। कहते हैं खाते वक्त मन प्रसन्न रहना चाहिए, पर मैं तो खाना देखते ही सन्न रह जाता हूं। थाली भी मुझे डराने लगी है, अब मैं उसमें रखा खाना नहीं खाता, वो मुझे खाने लगी है। दाल चेहरे पर पाउडर लगाए बैठी है, मटर ग्रीन एंड लवली चिपकाए बैठी है। लौकी ने देह में उभार के लिए इंजेक्शन लिया है। लौकी ने देह में उभार के लिए इंजेक्शन लिया है और जिस दूध की दही रखी है उसने सवेरे ही शैम्पू किया है। ये जो सजी धजी थाली का दुल्हन सा चित्र है, लगता है किसी तिरिया का उल्टा चरित्र है। और मित्रों, अगली फिर एक पंक्ति पर, सिर्फ एक पंक्ति पर आपका प्यार चाहिए। लगता है किसी तिरिया का उल्टा चरित्र है, क्योंकि अब खाना देखकर मुंह में पानी नहीं, झाग आते हैं। और फिर 2 पंक्तियों का आप भरपूर आनंद लें। मेरा मतलब है, अगर खाली ना ऐसे खाने की 1-2 प्लेट, तो बेटा फिर कितना ही घुमा लियो बाबा रामदेव की तरह पेट, भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसकी जान को अलग लफड़ा है। अगले की खुद की जोत में ही चर्बी वाला घी चढ़ा है। पर कृष्ण जी अब भी अपना खेल जमा लेते हैं। माखन चोरी के इल्जाम पर यशोदा मैया को सफाई नहीं, मेडिकल रिपोर्ट थमा देते हैं कि ना बुखार चढ़ो, ना बीपी बढ़ो, ना सूजन आई, ना कोलेस्ट्रोल बढ़ो पायो, क्लियर है मैया मोरी, मैं ना ही माखन खायो। क्लियर है मैया मोरी, मैं ना ही माखन खायो। और अंत में इतना ही कहना चाहता हूं लालच के अंधों से, कितने जन्मों का जोड़ लोगे इन मिलावटी धंधों से। महावीर की, गांधी की अहिंसा को याद करो। हत्याओं के लिए तो धरती पर पहले ही बहुत हथियार हैं, ये मिलावट जैसे और नए नए तरीके मत ईजाद करो, ये मिलावट जैसे और नए। बहुत बहुत धन्यवाद श्री वेद प्रकाश जी। वास्तव में एक बड़ी ज्वलंत समस्या का बहुत ही सुंदर रूप में चित्रण किया।